मेरा नाम समी नहीं था, यह शायद था भी, मगर उस दिन के बाद मुझे अपनी ही पहचान पर शक होने लगा। सड़क के किनारे बैठा मैं अपने पुराने पोशीदा और मैल से भरे हुए रीछ की खाली नजरों से देख रहा था। ये खिलौना बरसों से मेरे साथ था, जैसे मेरी खामोशी और तन्हाई का वाहिद राजदार हो। उस शाम दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई छुपी हुई हकीकत खुद को जाहिर करने पर मजबूर हो। कपकपाते हाथों से मैंने उस खिलौने को सिलाई खोलनी शुरू की, और जैसे ही अंदर हाथ डाला तो रुई के दरमियान कोई सख्त चीज महसूस हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से इसे बाहर निकाला। वो एक सुनहरी लॉकेट था, जिस पर वक्त की गिरद जमी हुई थी। ढलते सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए आंखें चंद आ गई, मगर अगला मंजर इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। मैंने कांपते हुए लॉकेट खोला और अंदर मौजूद तस्वीर देखते ही मेरी सांस जैसे रुक गई। एक बावकार मजबूत शख्सियत का चेहरा, वही चेहरा जो मैंने कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर देखा था। मगर हैरत की इंतहा तब हुई जब उसके साथ जुड़ी हुई तस्वीर मेरी अपनी बचपन की थी। मेरा ज़हन सुन्न हो गया, जैसे किसी ने एक ही लम्हे में मेरी सारी जिंदगी को झूठ साबित कर दिया हो। ये शख्स कौन था और मेरी तस्वीर उसके साथ क्यों थी? क्या मैं वाकई वही था जो हमेशा खुद को समझता आया था, या मेरी पूरी जिंदगी एक धोखा थी? इन सवालों ने मुझे माजी की गहराइयों में ढकेल दिया। वो यतीम खाना जहां मैंने होश से संभाला था, अब एक कैद खाने की तरह याद आने लगा। ऊंची दीवारें, बंद दरवाजे और एक ऐसा माहौल जहां हर बच्चा अपनी पहचान से महरूम था। हमें बताया जाता था कि हम लावारिस हैं, कि दुनिया में हमारा कोई नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इस बात को सच मान लिया था। वहां के दिन एक ही जैसे होते, सुबह की सख्ती, दिन भर की खामोशी और रात की बेचैनियां। हम सब बच्चे एक दूसरे को भाई कहते थे, क्योंकि खून का नहीं तो दर्द का रिश्ता जरूर था। मेरा सबसे करीब दोस्त काशिफ अक्सर रात को आहिस्ता आवाज में पूछता, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे माँ बाप कौन होंगे? मैं हमेशा खामोश रहता या कोई बहाना बना देता, मगर सच ये था कि ये सवाल मेरे दिल में जख्म की तरह मौजूद था। मैं अक्सर आईने में खुद को देखता और सोचता कि मेरी शक्ल किससे मिलती है, मेरी आंखों में किसकी झलक है, मगर जवाब हमेशा खाली होता। यतीम खाने की सख्ती, वार्डन की डांट और लोगों की बेहिसी ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मैंने अपने जज्बात को दफन करना सीख लिया था, मगर उस लॉकेट ने सब कुछ बिखेर दिया। मैंने बेख्तियार करीब की दुकान पर लगे टीवी की तरफ देखा, जहां न्यूज चल रही थी, और जैसे ही वही चेहरा दोबारा स्क्रीन पर आया, मेरे कदम लड़ खड़ा गए। ऐलान हो रहा था कि मुल्क का एक बड़ा और बाअसर इंसान इंतकाल कर गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट अब एक बोझ बन चुका था। क्या वो मेरा बाप था? अगर था तो फिर मुझे यतीम खाने में क्यों छोड़ दिया गया? और अगर नहीं था तो मेरी तस्वीर उसके साथ क्यों थी? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था। उस लम्हे मैंने फैसला किया कि मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे वो मुझे तोड़ दे या मुकम्मल कर दे। शायद मैं वाकई लावारिस नहीं था, शायद मुझे किसी ने जानबूझकर इस अंधेरे में ढकेल दिया था, और अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी असल रोशनी को तलाश करूं। जैसे जैसे मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, वार्डन की वो तलख जुमले मेरे अंदर गहराई तक उतरते जा रहे थे। बचपन में जो बातें महज डांट लगती थी, अब इनकी असल हकीकत समझ आने लगी थी। वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि हमारे वजूद पर लगे हुए धब्बे थे, हमारी पहचान की तस्लील थे। यतीम खाने की जिंदगी का एक ऐसा कानून था जिसे हम सब जानते थे, मगर दिल ही दिल में इससे खौफ ज्यादा रहते थे। वो कानून सादा मगर बेरहम था। जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का होता, इसे इस जगह को छोड़ना पड़ता। हुकूमत की जिम्मेदारी वही खत्म हो जाती, और इसके बाद हमें खुद इस दुनिया के समंदर में ढकेल दिया जाता, जहां ना कोई सहारा होता, ना कोई रास्ता दिखाने वाला। वक्त तेजी से गुजरता रहा, और वो दिन भी आ पहुंचा जिससे मैं हमेशा डरता था। इस सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ छिन जाने वाला हो। आज मेरा 18वां जन्मदिन था, मगर यहाँ कोई केक नहीं काटा जाता था, यहाँ खुशियां नहीं मनाई जाती थी, यहाँ सिर्फ फैसले सुनाए जाते थे। ये दिन मेरे लिए आज़ादी का नहीं, बल्कि बेदखली का ऐलान था। मैं आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते की मेज तक पहुंचा, जहां हमेशा की तरह खामोशी छाई हुई थी। मेरे सामने रखी सूखी रोटी और बेसायका चाय
आज पहले से ज्यादा कड़वी लग रही थी। काशिफ मेरी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज साथ न दे रहे हो। आखिरकार इसने धीमी आवाज में पूछा, तो आज जा रहे हो ना? मैंने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली और फिर बामुश्किल सर हिला दिया। हाँ, आज वार्डन ने बुलाया है, मेरा वक्त पूरा हो गया है। मेरी आवाज में एक अजीब सी खुशकी थी, जैसे जज्बात कहीं अंदर ही दफन हो गए हों। काशिफ ने बेचैनी से पूछा, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? बाहर की दुनिया? वो तो बहुत सख्त है ना। लोग कहते हैं वो कमजोरों को जिंदा नहीं छोड़ती। इसकी आवाज में छुपा खौफ सिर्फ इसका नहीं था, हम सबका मुश्तरका खौफ था। हमने अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के पीछे गुजारी थी। बाहर की दुनिया हमारे लिए किसी अनजाने जंगल से कम नहीं थी। मैंने ये गहरी सांस ली और जबरदस्ती हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर लाने की कोशिश की। शायद यही सीखना है अब, खुद को संभालना, खुद को बचाना। मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि अगला कदम कहाँ उठाऊंगा, किस रास्ते पर चलूंगा, या कौन सा साया मुझे पनाह देगा। यतीम खाने की ये दीवारें जितनी कैद लगती थी, अब इतनी ही महफूज महसूस होने लगी थी। बाहर की आजादी दरअसल एक अनजाना खौफ थी, एक ऐसी तन्हाई जिसका तस्वुर भी रूह को कांपने पर मजबूर कर देता था। नाश्ता खत्म हुआ तो मैंने आखिरी बार इस जगह को देखा जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। ये जगह कभी मेरा घर नहीं थी, मगर अब इसे छोड़ते हुए ये ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई पहचान मुझसे छीन रही हो। शायद असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि आज के बाद मैं सिर्फ एक यतीम नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी पहचान, अपनी जगह और अपनी सच्चाई खुद तलाश करनी थी। हमें बाहर की दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं था और यही हकीकत अंदर ही अंदर मुझे तोड़ रही थी। मगर मैंने खुद को मजबूत जाहिर करने की पूरी कोशिश की। मैंने काशिफ की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बनाई और कहा, फिक्र ना करो, मेरे हाथ पांव सलामत है, मेहनत मजदूरी कर लूंगा। वैसे भी कब तक यहाँ की जिल्लत बर्दाश्त करता रहूंगा। शायद बाहर की दुनिया इससे बेहतर ही हो। मेरे अल्फाज बेजाहिर पुरएतमाद थे, मगर दिल जानता था कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। अंदर कहीं एक अनजाना खौफ बैठा हुआ था, और इससे भी ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैं उन लोगों से जुदा होने जा रहा था जो मेरे अपने बन चुके थे। ये वो बच्चे थे जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सख्त और सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। हमने एक ही छत के नीचे सांस ली, एक ही सहन में खेले और एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए बड़े हुए। आज अचानक ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी दरख्त से जबरदस्ती काटकर हवा में उछाल दिया जा रहा हो, बगैर ये सोचे कि मैं कहाँ गिरूंगा। नाश्ते के फौरन बाद वार्डन का पैगाम आ गया कि वो मुझे अपने दफ्तर में बुलाना चाहता है। मेरे कदम खुद ब खुद भारी हो गए, जैसे हर कदम मुझे किसी अंजाम के करीब ले जा रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलों में गुम था। मुझे देखकर इसने ऐनक को नाक पर दुरुस्त किया और एक सर्द रस्मी लहजे में बोला, आओ समीर बैठ जाओ। मैं कुर्सी के किनारे पर बैठ गया, जैसे पूरा जिस्म किसी अनजाने बोझ तले दबा हो। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, तुम जानते हो कि आज तुम 18 साल के हो गए हो। मैंने सर झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया, जी सर, जानता हूँ। इसने एक फाइल बंद की, दराज खोली और एक भूरा सा लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। कानून के मुताबिक अब तुम इस इदारे में मजीद नहीं रह सकते। तुम्हारी जगह किसी और बच्चे को दे दी जाएगी जिसे इसकी जरूरत है। यह हुकूमत की तरफ से कुछ रकम है ताकि तुम अपने इब्तिदाई दिन गुजार सको। और हाँ, तुम्हारा पुराना सामान स्टोर रूम से निकालकर तुम्हारे कमरे में रखवा दिया गया है। मैंने वो लिफाफा उठाया। इसके अंदर रखे चंद हजार रुपये मेरे पूरे वजूद की कीमत लग रहे थे, जैसे मेरी सारी जिंदगी को चंद नोटों में सिमट दिया गया हो। एक लम्हे को दिल ने बगावत की और मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, सर, क्या मैं कुछ दिन और नहीं रह सकता, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता। मेरी आवाज में एक आखिरी उम्मीद थी, मगर वार्डन के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। इसने सीधे लहजे में कहा, यह कोई होटल नहीं है समीर, ये सरकारी इदारा है। यहाँ जज्बात नहीं, उसूल चलते हैं। तुम्हें आज शाम तक ये जगह खाली करनी होगी। अब जाओ और अपनी तैयारी करो। इसके अल्फाज इतने सर्द और बेहिस थे कि मुझे लगा जैसे बरसों का ताल्लुक एक लम्हे में खत्म हो गया हो। जिस शख्स ने मुझे बचपन से देखा था, आज इसकी आंखों में मेरे लिए जरा सी भी नरमी नहीं थी। मैं खामोशी से उठा और कमरे से बाहर निकल आया।
कदम खुद ब खुद मेरे कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर दाखिल हुआ तो मेरा पुराना बिस्तर वैसे ही पड़ा था, मगर उस पर एक बोसीदा सा थैला रखा हुआ था। ये वही थैला था जो मेरे साथ उस दिन आया था जब मुझे यहाँ छोड़ा गया था। शायद तब मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ याद नहीं, मगर ये थैला मेरी खामोश गवाही थी। वार्डन ने इसे सालों तक संभाल कर रखा और आज वापस करके जैसे अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया था। मैंने आहिस्ता से इसकी जिप खोली और अंदर से पुराने कपड़ों की बासी सी बू उठी, जैसे माजी खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। इसी थैले में मेरा वो वाहिद खिलौना भी था जो बचपन से मेरे साथ था, एक भूरा सा रीछ जिसकी ये कान गायब थी और जगह जगह से रोई बाहर झांक रही थी। मैंने इसे हाथ में लिया तो दिल में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। ये महज एक खिलौना नहीं था, ये मेरी तन्हाई का साथी था, मेरे हर दर्द का गवाह था। जब भी मैं रात को डर कर जागता, इसे सीने से लगाकर सोता, जैसे इस बेजान वजूद में भी कोई अपनायत हो। यतीम खाने की सख्ती, भूख, मार और खामोशी, हर लम्हा इसने मेरे साथ झेला था। मुझे हमेशा लगता था कि ये खिलौना ही मेरा असल खानदान है और शायद आज भी इस बेरहम दुनिया में कदम रखने से पहले यही मेरा वाहिद सहारा था। मुझे इस खिलौने से एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई थी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, मगर जब से मैंने होश संभाला था वो हमेशा मेरे साथ रहा था। जब भी मैं उसे अपनी बाहों में भरता यूं लगता जैसे मेरे सारे दुख, सारी तन्हाई और हर तकलीफ मैंने इसके हवाले कर दी हो। उस शाम में अपने सामान की एक एक चीज को निकाल कर देख रहा था। आंखों में नमी थी, मगर मैंने खुद को रोकने नहीं दिया था। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। दरवाजे पर काशिफ और बाकी बच्चे खामोश खड़े मुझे देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर आकर मुझे दिलासा दे, क्योंकि वो सब जानते थे कि कल यही लम्हा उनकी जिंदगी में भी आने वाला है। मैंने थैले से वो पुराना भूरा रीछ निकाला जिसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसके पेट की सिलाई उधड़ी हुई थी और अंदर से मैली बोसीदा रोई झांक रही थी। मैंने सोचा जाने से पहले इसे ठीक कर लूं, शायद बाहर की दुनिया में मुझे सोई धागा भी नसीब ना हो। ये मेरा वाहिद साथी था और मैं इसे इस टूटी हालत में अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। मैंने काशिफ की तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, काशिफ तुम्हारे पास सोई धागा है? इसने उदासी से सर हिलाया और फौरन अपनी अलमारी की तरफ भागकर एक छोटा सा डिब्बा ले आया। वो मेरे करीब आकर बोला, लेकिन तुम इसे भी साथ ले जाओगी? ये तो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। मैंने नरमी से उस रीछ के सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, ये बेकार नहीं है काशिफ, ये मेरा माजी है। मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। शायद मेरे माँ बाप ने मुझे यही दिया था। ये वाहिद निशानी है जो मुझे उनसे जोड़ती है। मेरी आवाज में ये कनकही कसक थी। मैंने सोई में धागा डाला और आहिस्ता आहिस्ता उसके पीठ के इधड़ी हुई सिलाई को सीना शुरू किया। टांका लगाने के लिए मैंने कपड़े को जरा सा खींचा ताकि दोनों किनारे मिल जाएं, मगर कपड़ा इतना कमजोर हो चुका था कि मेरे छूते ही मजीद फट गया। एक हल्की सी चरचराहट के साथ उस रीछ का पेट एक तरफ से मुकम्मल खुल गया। ओह नहीं, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। काशिफ फौरन मेरे करीब आया। अरे ये तो और खराब हो गया। दो, मैं ठीक कर देता हूँ। मगर मैंने जिद से सर हिला दिया। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मेरा दिल पहले ही बोझल था और अब ये छोटी सी चीज भी मेरे लिए बहुत बड़ी लगने लगी थी। मैंने गुस्से और मायूसी के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी उंगलियां उसके खुले हुए पेट में डाली ताकि अंदर की रोई को सीधा कर सकूं। अचानक मेरी उंगलियों को कुछ सख्त और ठंडी सी चीज महसूस हुई। मैं चौंक गया। ये रोई नहीं थी, वहां वाकई कुछ और था। मैंने दोबारा टटोला और इस बार यकीन हो गया कि अंदर कोई छुपी हुई चीज मौजूद है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने एहतियात से वो चीज बाहर निकाली। काशिफ की आंखें हैरत से फैल गई। समीर, ये क्या है? मेरे हाथ में एक छोटा सा सुनहरी लॉकेट था जिस पर वक्त की गिरद जमी हुई थी, मगर उसके बावजूद उसकी चमक कहीं मध्यम नहीं पड़ी थी। वो दिल की शक्ल का लॉकेट था। निहायत नफासत से इस पर बारीक फूल बने हुए थे। मैं कुछ लम्हों के लिए साकित रह गया। इतने सालों से ये खिलौना मेरे साथ था। मैं इसे सीने से लगाकर सोता रहा, इसके साथ जीता रहा, मगर मुझे कभी अंदाजा ही ना हुआ कि इसके अंदर इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। काशिफ ने सरगोशी की। ये तो सोने का लग रहा है। मैंने अपने कुर्ते के दामन से इसे साफ किया और जितना साफ होता गया इतनी ही मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस लॉकेट के अंदर कोई आवाज है, कोई अपना मुझे पुकार रहा है। खोलो इसे समीर,
देखो इसके अंदर क्या है, काशिफ ने बेताबी से कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे मगर मैंने हिम्मत करके लॉकेट का छोटा सा लॉक खोला। हैरत की बात यह थी कि वो जरा सी कोशिश से ही खुल गया, जैसे बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो खुला, मेरी नजर अंदर मौजूद दो निहायत छोटी तस्वीरों पर जाकर रुक गई। दिल के एक हिस्से में एक मर्द की तस्वीर थी और दूसरे हिस्से में एक औरत की। तस्वीरें बहुत छोटी थी मगर उनके नक्श इतने वाज़ा थे कि एक नज़र में पहचाने जा सकते थे। और अगले ही लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरी दुनिया एक बार फिर बदलने वाली है। मर्द का चेहरा बेहद बावकार और मजबूत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती और इख्तियार झलक रहा था, जैसे वो कोई आम इंसान ना हो बल्कि ताकतवर और रोग की अलामत हो। जबकि औरत का चेहरा इसके बरअक्स नरम, मासूम और बेहद खूबसूरत था। ऐसा हुस्न जो दिल को एक लम्हे में कैद कर ले। मैं चंद लम्हों तक पलकें झपकाना भी भूल गया। दिल के किसी कोने से एक सवाल उभरा, क्या ये मेरे वालिदैन हैं? अगर हाँ तो फिर इनकी तस्वीरें इस खिलौने के अंदर क्यों छुपाई गई? और सबसे बढ़कर मुझे इनसे दूर क्यों रखा गया? ये सोचें अभी जहन में गर्दिश ही कर रही थी कि मेरी नजर एक और अजीब चीज पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मर्द की तस्वीर के पीछे एक बारीक सा कागज तय करके रखा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने निहायत एहतियात से वो कागज निकाला जैसे वो कोई नाजुक राज हो और आहिस्ता से इसे खोला। इस पर अंग्रेजी में एक एड्रेस लिखा हुआ था, डिप्टी कमिश्नर हाउस, सिविल लाइंस। मैंने वो अल्फाज बार बार पढ़े, जैसे यकीन न आ रहा हो ये काम खिलौने के अंदर इस कदर अहम जगह का पता। इसका आखिर क्या मतलब हो सकता था? क्या ये उस शख्स का घर था जिसकी तस्वीर लॉकेट में थी, या फिर ये वो जगह थी जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी? मेरे जहन में सवालों का तूफान बर्पा हो गया। काशिफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, समीर, ये तो किसी बड़े अफसर का पता लगता है। तुम्हें वार्डन से पूछना चाहिए, शायद वो कुछ जानता हो। उसकी बात ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी। मेरा सारा गुस्सा, दुख और मायूसी अब एक ही जज्बे में बदल चुके थे, सच जानने की शिद्दत। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ, लॉकेट और वो कागज मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबाया और तेजी से वार्डन के दफ्तर की तरफ बढ़ गया। इस बार मैंने दरवाजा खटखटाने की जहमत भी नहीं की, सीधा अंदर दाखिल हो गया। वार्डन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ समीर, तुम अभी तक गए नहीं? मैं कह चुका हूँ कि अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मगर इस बार मैं वो डरा हुआ लड़का नहीं था। मेरी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। मैं यहाँ रहने की बात करने नहीं आया। मैंने मुट्ठी खोली और वो लॉकेट इसकी मेज पर रख दिया। मुझे सिर्फ ये जानना है, ये खिलौना मुझे किसने दिया था? ये लॉकेट इसके अंदर से निकला है। क्या आप जानते हैं ये लोग कौन है? वार्डन ने लॉकेट उठाया, चंद लम्हे इसे गौर से देखता रहा। इसके माथे पर शिकन्ने उभर आई। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत बल्कि खौफ सा झलका, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया। इसने सर्दे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तुम यहाँ आए थे ये खिलौना तुम्हारे साथ था, बस यही रिकॉर्ड में दर्ज है। हमें इन फजूल चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब इसे ले जाओ और मेरा वक्त जाया मत करो। इसके अल्फाज सख्त थे मगर मैंने वाज़ा महसूस किया कि इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब इसने लॉकेट मुझे वापस दिया। बस वही लम्हा था जब मेरे दिल में यकीन ने जन्म लिया। वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। इसकी आंखें वो सच नहीं कह रही थी जो इसकी जबान बोल रही थी। मैंने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा। अब मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे अपना रास्ता मिल चुका था। वो एड्रेस, वही मेरी मंजिल था, वही मेरी कहानी की चाबी था। मैंने खामोशी से लॉकेट और कागज अपनी जेब में रखा, अपना पुराना थैला कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकल आया। गेट पर काशिफ और बाकी लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने काशिफ को मजबूती से गले लगाया। मैं जा रहा हूँ मगर वापस जरूर आऊंगा। मुझे कुछ जानना है, कुछ बहुत अहम। काशिफ की आंखों में आंसू थे। अपना ख्याल रखना समीर। मैंने आखिरी बार इस जगह को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आहनी गेट से बाहर कदम रख दिया। मेरे पीछे वो दुनिया रह गई जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी और मेरे सामने एक अनजानी राह थी जो शायद मुझे मेरी असल हकीकत तक ले जाने वाली थी। ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। ये कैसी दुनिया जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, जिया कभी नहीं था। मगर आज मेरे कदमों में हिचकिचाहट के बावजूद एक सिमत थी, एक मकसद था।
वो एड्रेस मेरी जेब में किसी जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रहा था, जैसे हर लम्हा मुझे याद दिला रहा हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। मैंने हिम्मत करके सड़क पर खड़े एक रिक्शे वाले को आवाज दी। सवाल लाइंस, डिप्टी कमिश्नर हाउस जाना है। रिक्शा वाले ने एक नजर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे बोसीदा कपड़े घसे हुए थे और शायद मेरी बेतरतीबी हालत, मगर फिर इसकी निगाह मेरी आंखों पर आकर रुक गई, जहां खौफ के साथ साथ एक जिद, एक अज़म साफ झलक रहा था। उसने बगैर कुछ कहे सर हिलाया। बैठ जाओ। जैसे ही रिक्शा चलना शुरू हुआ, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, मगर मेरे अंदर की घबराहट कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं नहीं जानता था कि वहां पहुंचकर क्या होगा, कौन मेरा इंतजार कर रहा होगा, या शायद कोई भी ना हो। मगर एक बात तय थी, अब मैं इस राज को जानने बगैर चैन से नहीं बैठ सकता था। वो लॉकेट, वो तस्वीरें और एड्रेस, सबसे बढ़कर वार्डन की घबराई हुई आंखें, ये सब किसी बड़ी हकीकत के टुकड़े थे और अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इन टुकड़ों को जोड़कर अपनी असल कहानी तक पहुंचूं। रिक्शा जैसे जैसे सवाल लेंजर्स की तरफ बढ़ रहा था, इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। शोर, हंगामा और बेतरतीब सड़कें पीछे रह गई और इनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। यहाँ की सड़कें कुशादा और साफ थी, जैसे हर चीज को तरतीब से सजाया गया हो। दोनों तरफ ऊंचे घने दरख्त कतार में खड़े थे, जैसे किसी शादी महल के मुहाफिज हों। इन दरख्तों के पीछे छुपी हुई आलीशान खोटियां अपनी बुलंद दीवारों के अंदर एक अलग ही दुनिया बसाए हुए थी। एक ऐसी दुनिया जिसका मैं कभी हिस्सा नहीं रहा। रिक्शे के इंजन की आवाज इस खामोश माहौल में किसी धमाके की तरह महसूस हो रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे हर गुजरता लम्हा मुझे किसी बड़े अंशकाफ के करीब ले जा रहा है। मैंने बेख्तियार अपनी जेब में हाथ डाला और लॉकेट को मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया। इसकी ठंडक मेरी हथेली में महसूस हो रही थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। बेचैनी, खौफ और उम्मीद का मिलाजुला एहसास। शायद चंद लम्हों बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला था और मैं नहीं जानता था कि वो सच मुझे तोड़ देगा या मुझे मुकम्मल कर देगा। मगर ये कपकपाहट मौसम की ठंडक की वजह से नहीं थी, बल्कि उस खौफ की थी जो नामालूम अंजाम की तरफ बढ़ते हुए मेरी रगों में सरायत कर चुका था। रिक्शा एक बड़े से आहनी गेट के सामने आकर रुक गया। यही है वो जगह। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी और हैरत थी। मैंने कांपते हाथों से किराया अदा किया और नीचे उतरा, मगर जैसे ही जमीन पर कदम रखा तो यूं लगा जैसे मेरे पांव वही जम गए हों। सामने वो बुलंदो बाला गेट खड़ा था और इस पर लगी पीतल की चमकती तख्ती सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। मैंने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए बामुश्किल पढ़ा, डिप्टी कमिश्नर हाउस। ये अल्फाज मेरे अंदर किसी जलजले की तरह उतर गए। डिप्टी कमिश्नर, शहर का सबसे बाइख्तियार इंसान। मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता था? मैं तो एक यतीम खाने का मामूली सा लड़का था जिसके पास अपने नाम के सिवा कुछ नहीं था। क्या वाकई वो तस्वीर वाला शख्स इसी घर का मालिक था, या मैं किसी गलत फहमी का शिकार हो चुका था? हजारों सवालात मेरे जहन में चींटियों की तरह रेंगने लगे। मैंने हिम्मत जमा की, अपना पुराना थैला कंधे पर मजबूती से जमाते हुए गेट की तरफ कदम बढ़ाया। अभी मैं करीब ही पहुंचा था कि साथ बनी छोटी सी कैबिन से एक वर्दी पोश गार्ड बाहर निकला। इसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर सख्ती जैसे पत्थर पर लिखी हो। रुक जाओ, वही, कहाँ चले आ रहे हो? इसकी आवाज गरज की तरह थी। मैं वही साकित खड़ा रह गया, टांगे कांप रही थी। मुझे सांप से मिलना है। मेरी आवाज इतनी मध्यम थी कि शायद मैं खुद भी ना सुन पाया। गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक हकारत भरी नजरों से देखा। मेरे पोसीदा कपड़े, फटे जूते और कंधों पर लटका हुआ पुराना थैला, सब कुछ इसके लिए मजाक बन चुका था। साहब से मिलना है? अपनी शक्ल देखी है आईने में? ये कोई खैराती इदारा नहीं जहां हर कोई आ जाए। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। इसने हाथ के इशारे से मुझे ऐसे ही हटाया जैसे मैं कोई बेकार चीज हूँ। उसके लहजे की नफरत ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। यतीम खाने में मिली डांट भी शायद इतनी तकलीफदा नहीं थी जितनी इस एक लम्हे की तजलील। मैंने हिम्मत नहीं हारी, यह कदम आगे बढ़कर इल्तिजा की, प्लीज मेरी बात सुने, मैं भीख मांगने नहीं आया। मेरे पास कुछ है, कुछ बहुत जरूरी, जो मुझे साहब को दिखाना है। मगर मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसने बंदूक का रुख मेरी तरफ कर दिया। पीछे हटो,
میں نے کہا نا यहाँ से चले जाओ, साहब शहर के डिप्टी कमिश्नर है, तुम जैसे सड़क छाप लोगों से नहीं मिलते, अगर दोबारा करीब आए तो गोली मार दूंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। इसकी आंखों में वाकई खतरा था। मैं समझ गया था कि यहाँ जिद का कोई फायदा नहीं। ये ताकतवर की दुनिया थी जहाँ कमजोर की आवाज उस वक्त तक नहीं सुनी जाती जब तक उसके हाथ में कोई ताकत ना हो। मैं खामोशी से पलटा और सड़क की दूसरी तरफ एक पुराने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। दोपहर ढल रही थी। भूख और प्यास मेरे वजूद को अंदर से खोखला कर रही थी, मगर मैं वहां से हिलने वाला नहीं था। वो लॉकेट मेरी जेब में किसी दहकते अंगारे की तरह जल रहा था, जैसे मुझे याद दिला रहा हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने खुद से वादा किया, चाहे रात हो जाए मैं यही बैठूंगा जब तक वो शख्स खुद बाहर नहीं आता। वक्त गुजरता गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकने लगा और हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही सवालों में गुजर जाएगी? इसी लम्हे सड़क के उस पार से सायरन की तेज आवाज गूंजी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। 2 पुलिस की गाड़ियां तेजी से आ रही थी और इनके बीच में एक चमकती हुई सरकारी गाड़ी। वही प्रोटोकॉल, वही शान शौकत जो मैंने हमेशा दूर से देखी। मेरा दिल बेकाबू हो गया। यही मौका था। एक अजीब सी हिम्मत मेरे अंदर जाग उठी। मैंने अपना थैला वही छोड़ दिया और सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही गाड़ियां करीब आई, गेट आहिस्ता से खुला और गार्ड ने फौरन सिलवट के लिए खुद को सीधा कर लिया। मैं जैसे ही दीवाना वार उस गाड़ी की तरफ भागा, मेरी आवाज खुद ब खुद बुलंद हो गई, रुके, मेरी बात सुने। मगर मेरी ये कोशिश अधूरी रह गई। गार्ड ने फौरन मुझे देख लिया और चीखते हुए मेरी तरफ लपका, ओए पकड़ो इसे। इससे पहले कि मैं गाड़ी तक पहुंच पाता, एक दूसरे गार्ड ने पीछे से मुझे दबोच लिया। इसकी गिरफ्त लोहे की तरह सख्त थी। मैं पूरी ताकत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे, मुझे सांप से मिलना है। मैं मछली की तरह तड़प रहा था, मगर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अचानक गाड़ी की ब्रेक की आवाज आई और वो सियाह सरकारी गाड़ी गेट के अंदर ही रुक गई। पिछली निश्त का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरका और एक भारी रोकदार आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज को सुनते ही मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। गार्ड ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फौरन गाड़ी के पास जाकर बोला, सर, यह लड़का सुबह से यहाँ घूम रहा है, पागल लगता है, अभी गाड़ी के सामने आ गया था, माफ कीजिएगा सर। मैंने खुद को संभालते हुए जमीन से उठने की कोशिश की और नजर उठाकर गाड़ी की तरफ देखा और अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। शीशे के पीछे झांकता हुआ चेहरा वही था, बिल्कुल वही चेहरा जो मेरे लॉकेट में मौजूद था। वही आंखें, वही पेशानी, बस वक्त ने उसके बालों में हल्की सी सफेदी घोल दी थी और चेहरे पर चंद लकीरें बना दी थी, मगर पहचान में कोई फर्क नहीं आया था। मैं वही जमीन पर बैठा हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगा, सर बस 1 मिनट, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि शायद पत्थर भी पिघल जाता। उस शख्स ने गौर से मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जम गई। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे वो अपने माजी के किसी खोए हुए टुकड़े को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, इसे मेरे पास आने दो। गार्ड चौंक गया, लेकिन सर, यह खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा, इसे आने दो। इस बार आवाज में हुक्म की सख्ती थी। गार्ड फौरन पीछे हट गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा। मेरे घुटनों से खून बह रहा था। कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, मगर मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब पहुंचा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उस शख्स ने नरम लहजे में पूछा, बेटे कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसकी आवाज में वो शफकत थी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला। गार्ड फौरन चौंक कर सीधा हो गया, जैसे मैं कोई हथियार निकालने वाला हूँ। मगर मैंने आहिस्ता से वो सुनहरी लॉकेट निकाला, इसे खोला और इसके सामने कर दिया। सर, यह मुझे मेरे पुराने खिलौने से मिला है, इसमें आप हैं। मेरे अल्फाज टूट रहे थे, मगर सच अपनी जगह खड़ा था। उस शख्स ने लॉकेट मेरे हाथ से लिया। जैसे ही उसकी नजर उसके अंदर मौजूद तस्वीरों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। अगले ही लम्हे उसने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, अपनी गहरी नजर मेरी आंखों में डाले हुए। उसकी आवाज भर आ गई, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया?
मैंने बामुश्किल जवाब दिया। यह मेरे खिलौने के अंदर सिला हुआ था। मैं यतीम खाने में पला हूँ सर। मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप कौन है, लेकिन ये तस्वीर। मेरी बात अभी मुकम्मिल भी नहीं हुई थी कि उस शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया। एक डिप्टी कमिश्नर, एक ताकतवर इंसान मेरे सामने एक बच्चे की तरह टूट रहा था। वो हिचकियों के दरमियान एक नाम पुकारा, समीर। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। यही तो मेरा नाम था, वही नाम जिससे यतीम खाने में मुझे पुकारा जाता था। इस एक लफ्ज ने मेरी सारी दुनिया बदल कर रख दी। लेकिन यह अजनबी मेरे नाम से कैसे वाकिफ था? मेरे जहन में यही सवाल गूंज रहा था। जी, मेरा नाम समीर है, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले ही लम्हे इसने मुझे अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया। यह कोई रस्म या हमदर्दी भरा गले लगाना नहीं था। ये एक बाप का अपने बरसों से खोए हुए बेटे को पाने का लम्हा था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे वो डर रहा हो कि अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं दोबारा कहीं खो जाऊंगा। उसके कीमती सूट पर मेरे मैले कपड़ों की मिट्टी लग रही थी, मगर इसे इसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। गाड़ी से एक खातून जल्दी से बाहर निकली। उनके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ अहमद, आप रो क्यों रहे हैं? और ये लड़का कौन है? उस शख्स अहमद साहब ने मुझे थोड़ा सा खुद से अलग किया, मगर मेरे कंधों पर उसके हाथ अब भी मजबूती से जमे हुए थे। उसने नम आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर कपकपाती आवाज में बोला, सलमा देखो, यह हमारा बेटा है, हमारा समीर। हमारा बेटा जिंदा है? वो लम्हा जैसे वक्त से बाहर था। सलमा बेगम के चेहरे पर हैरत, इनकार, उम्मीद और यकीन सब एक साथ उभर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। उनके लरसते हुए हाथों ने मेरा चेहरा थामा, जैसे वो अपने लम्ब से सच्चाई को परखना चाहती हो। समीर, मेरा बच्चा। उनके होठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जहन में सवालों का तूफान था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतर रहा था। वो खला जो बरसों से मेरे अंदर था, जैसे अचानक भरने लगा हो। मगर एक सवाल अब भी मेरे अंदर हथौड़े की तरह गूंज रहा था। अगर ये मेरे माँ बाप हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर मैं 18 साल तक यतीम खाने की अजियत क्यों झेलता रहा? अहमद साहब ने मुझे दोबारा थामा। तुम्हें अंदाजा नहीं बेटा, हमने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा हमारे सामने होना किसी मोजिज़े से कम नहीं। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आओ घर चलो। और यूं वही दरवाजा जिसके बाहर मुझे जलील किया गया था अब मेरे लिए खुल रहा था। गार्ड सर झुकाए खड़े थे और मैं, एक यतीम लड़का, अपने बाप का हाथ थामे अपनी असल दुनिया में दाखिल हो रहा था। मगर मुझे नहीं मालूम था कि इस घर की चमकती दीवारों के पीछे कितनी अंधेरे राज दफन है, और इन राजों की कीमत मैं अपने बचपन से अदा कर चुका था। हम डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। ठंडी हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरे अंदर अब भी आग जल रही थी। मैं सोफे पर बैठने से झिझक रहा था, जैसे मेरा वजूद इस माहौल के लिए मुनासिब ना हो। बैठ जाओ बेटा, अहमद साहब ने नरमी से कहा। मैं सोफे के किनारे पर बैठ गया। नरम गद्दी मुझे अपने अंदर धंसाने लगी। सामने शीशे की मेज पर कीमती फल रखे थे और मुझे यतीम खाने की सूखी डबल रोटी याद आ गई। मेरे पेट में भूख मरोड़ने लेने लगी। एक मुलाजिम पानी लेकर आया। इसने मुझे हकारत से देखा, मगर खामोशी से गिलास रख गया। मैंने पानी उठाया, हाथ कांप रहे थे। पानी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मुलाजिम ने नागवारी से मुंह बनाया, मगर अहमद साहब ने इसे फौरन रुखसत कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ एसी की हल्की आवाज और सलमा बेगम की दबी दबी सुसक्कियां सुनाई दे रही थी। वो मेरे करीब आई, आहिस्ता से मेरा बाजू थामा। तुम बहुत कमजोर हो गए हो समीर। उनके लहजे में माँ की वो मिठास थी जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी, मगर मुझे वो नरमी चुप रही थी। मैं कमजोर नहीं हूँ, जिंदा हूँ, बस यही काफी है, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। उनके चेहरे पर दुख फैल गया। मैंने अचानक गिलास में इस पर जोर से रख दिया। आवाज गूंजी और दोनों चौंक गए। अब बताएंगे आप लोग ये सब क्या है? मेरी आवाज में बरसों का गुस्सा था। आप लोग इतने अमीर, इतने ताकतवर हैं, फिर मैं 18 साल तक जहन्नम में क्यों सड़ता रहा? क्या मैं कोई नाजायज औलाद था जिसे छुपाना जरूरी था? मेरे अल्फाज तीर की तरह निकल रहे थे। अहमद साहब तड़प कर खड़े हुए। समीर, अपनी जबान संभालो, तुम हमारी जायज और एकलौती औलाद हो, हमारी मोहब्बत की निशानी हो। मोहब्बत? मैं तलखी से हंसा। वो मोहब्बत जो अपने बच्चे को यतीम खाने में फेंक दे? मैंने वहां वो दिन देखे हैं जो आपके कुत्ते भी ना गुजारे।
भूखा रहा, फटे कपड़े पहने, सर्दियों में ठठर कर रातें गुजारी और आप लोग यहाँ ऐश कर रहे थे। मेरा जब टूट चुका था, बरसों का दर्द लावे की तरह फट रहा था। अहमद साहब मेरे करीब आए, मगर मैंने इन्हें झटक दिया। दूर रहें, मुझे हमदर्दी नहीं, जवाब चाहिए। अगर मैं आपका बेटा हूं तो मुझे वहां क्यों छोड़ा गया? क्या मैं मनहूस था? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उनकी आवाज भर आई। तो फिर बताएं, कौन सी मजबूरी थी? आप तो इस शहर के सबसे ताकतवर इंसान है। मैं चीख रहा था, गला दर्द से जलने लगा था। सलमा बेगम बीच में आ गई। खुदा के लिए समीर, ऐसे मत बोलो, हम भी इतने ही दुखी हैं। हर साल तुम्हारी सालगिरह पर रोते रहे हैं। हम मजबूर थे। मजबूरी? मैंने सख्ती से कहा। मजबूरी गरीब की होती है, अमीर की नहीं। आप लोगों ने अपनी आसाइश के लिए मेरी कुर्बानी दी। कमरे का माहौल बोझल हो गया, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। अहमद साहब ने गहरी सांस ली, अपनी टाई ढीली की और थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गए। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। फिर उन्होंने सर उठाया और आहिस्ता से कहा, तुम ठीक कहते हो समीर, मैं ताकतवर था, अमीर था, मगर मैं बुज़दिल भी था। ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। मैं हैरत से इन्हें देखने लगा। बुज़दिल? आप किससे डर गए थे? उन्होंने दोनों हाथों में सर थाम लिया, जैसे बरसों का बोझ उठा रहे हो। यही वो सच है जिसे बताने की हिम्मत मैं आज तक जमा नहीं कर पाया। उन्होंने भारी आवाज में कहना शुरू किया, जब तुम पैदा हुए थे मैं एक ईमानदार ऑफिसर था। मुझे लगता था मैं अकेला पूरा निजाम बदल सकता हूँ, मगर मैंने ऐसे लोगों से टक्कर ले ली जो कानून से भी ऊपर थे। मैं खामोश हो गया। अब मेरे चेहरे पर गुस्से की जगह तजस्सुस ने ले ली थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि असल कहानी अब शुरू होने वाली है। मैंने अहमद साहब की बात गौर से सुनी, मगर मेरे अंदर उठता हुआ तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी बयान करना शुरू की। मैंने इरादा किया था कि मैं उन लोगों का मुकाबला करूं, मगर मैं ये भूल गया था कि मेरा ये खानदान भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है। उनकी आवाज में ऐसा पछतावा था जो सीधा दिल में उतरता था, मगर मेरे जख्म इतने गहरे थे कि कोई हमदर्दी इन्हें भर नहीं सकती थी। मैंने कड़वी आवाज में पूछा, तो आपने मुझे बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया? ये कैसा बचाव था कि आपने मुझे यतीम बना दिया? क्या मौत यतीम खाने की जिंदगी से बेहतर नहीं थी? कम अज कम मैं आप लोगों की गोद में तो मरता। तुम नहीं समझोगे समीर। अहमद साहब की आवाज काम गई। मौत एक लम्हे का दर्द होती है, मगर औलाद की मौत का गम पूरी जिंदगी का जख्म बन जाता है। इनके अल्फाज में दर्द था, मगर मेरे दिल में सिर्फ गुस्सा था। हमें धमकियां मिल रही थी। वो लोग सिर्फ मुझे नहीं, मेरी नस्ल को खत्म करना चाहते थे। वो तुम्हें अजियत देकर मारना चाहते थे ताकि मैं टूट जाऊं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हें दुनिया की नजरों से छुपाना पड़ा। मैंने बेयकीनी से कहा, तो आपने मुझे यतीम खाने में छुपा दिया? उन्होंने सर झुका लिया। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा यतीम खाना चुना जो शहर से दूर था, जहां का रिकॉर्ड इतना खराब था कि कोई वहां झांकने की हिम्मत ना करे। मैंने वार्डन को बड़ी रकम दी थी ताकि वो तुम्हारी शनाख्त बदल दे। मैं हर महीने पैसे भेजता था, मगर साथ ये भी कहा था कि तुम्हें कभी खास ना समझा जाए। अगर तुम अलग नजर आते तो खतरा बढ़ जाता। तुम्हारा आम रहना ही तुम्हारी हिफाजत था। इनकी बात सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो वो सब तकलीफ, वो भूख, वो मार, वो सब एक प्लान था। मेरी आवाज लरज रही थी, मगर गुस्सा इससे भी ज्यादा था। मेरा बाप इसे पैसे भेजता रहा और वो मुझे सूखी रोटी खिलाता रहा। ये कैसा इंसाफ था? और आप 18 साल खामोश रहे। क्या वो दुश्मन इतने साल तक आपके पीछे लगे रहे? अहमद साहब ने थके हुए अंदाज में कहा, दुश्मन कभी खत्म नहीं होते, मगर हम डर गए थे। वक्त गुजरता गया और खौफ हमारे अंदर बैठ गया। हमें लगा अगर हमें तुम्हारे करीब आए तो वो सब कुछ दोबारा जिंदा हो जाएगा। हम अपनी बुज़दिली की कैदी बन गए थे। मैंने नफरत भरी नजरों से उस आलीशान कमरे को देखा। हर चीज मुझे चोट लग रही थी, हर दीवार मुझे ताना दे रही थी। ये सब बहाने हैं, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे आपकी कहानियां नहीं सुननी। आप लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे जहन्नम में ढकेल दिया ताकि आप यहाँ जन्नत में रह सके। मेरी आवाज अब ठंडी मगर फैसला कुन थी। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं मानता। समीर रुको, सलमा बेगम चीखे, मगर मैं रुकने वाला नहीं था। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आंखों में आंसू थे, मगर कदम मजबूत। पीछे से उनकी सुसुकियां, अहमद साहब की टूटी हुई आवाज, सब कुछ पीछे रह गया। मैंने दरवाजा खोला
और बगैर मुड़कर देखे बाहर निकल आया। बाहर की हवा तेज थी, मगर इस बार वो मुझे सर्द नहीं लग रही थी। मेरे हाथ में वो लॉकेट था, वही लॉकेट जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था, और अब वही मेरे दिल पर बोझ बन चुका था। मैंने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर आहिस्ता से मिट्टी में बंद कर लिया। शायद सच मिल गया था, मगर इस सच ने मुझे सुकून नहीं दिया, बल्कि एक नई जंग में ढकेल दिया था। अब मैं ना यतीम खाने का था, ना इस महल का। मैं सिर्फ अपने आप का था, और शायद पहली बार वाकई आजाद था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अभी इसी लम्हे यहाँ से निकल जाऊं। ये आलीशान महल, जिसे लोग जन्नत कहते होंगे, मुझे एक ऐसा खैर खाना लग रहा था जहाँ हर चीज झूठ और मुनाफिकत से भरी हुई थी। उसके मुकाबले में यतीम खाना चाहे कितना ही गंदा और तकलीफदा क्यों ना था, कम से कम सच्चा तो था। वहां सबको मालूम था कि कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो रिश्तों के नाम पर धोखा था। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं अब कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। आप लोगों के लिए मैं 18 साल पहले मर चुका था। आज इसे सच मान ले। मैंने दरवाजे का हैंडल थामा ही था कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और अहमद साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उनकी गिरफ्त में नरमी नहीं, एक जिद थी, यह खौफ था तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरा हाथ छोड़े, मैंने दान फेंस कर कहा। नहीं छोड़ूंगा, एक बार छोड़ दिया था, वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। उनकी आवाज में पछतावा भी था और बेबसी भी। फिर अचानक उनका लहजा बदल गया। तुम सच जानना चाहते हो ना, पूरी हकीकत? तो फिर सुनो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर मुझे वापस सोफे पर बिठा दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी और आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो बरसों से दबे हुए राज को बाहर निकालने जा रहे हो। मैं तुम्हें अब तक सिर्फ खौफ की कहानी सुना रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें वो गंदा सच नहीं बताना चाहता था जिसने हमारे पूरे माशरे को दीमक की तरह चाट लिया है। मगर अब तुम जा रहे हो तो तुम्हें सब जानने का हक है। नहीं आमद, ये मत बताओ, ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सलमा बेगम की सुसुकियों भरी आवाज गूंजी, मगर अहमद साहब ने सख्ती से कहा, इसे सुनने दो, इसने इस सच की कीमत चुकाई है। वो तेजी से कमरे के एक कोने में गई जहां एक बड़ा सा सेफ रखा था। कपकपाते हाथों से उन्होंने पासवर्ड डाला, दरवाजा खुला और अंदर से कुछ पुरानी गिर्द आलूद फाइलें निकाली। वो फाइलें लाकर उन्होंने मेरे सामने मेज पर जोर से रख दी। गिर्द का हल्का सा बादल फिजा में फैल गया था। ये देखो, ये है वो सच जिसके लिए तुम यतीम हो गए। ये है वो गंदगी जिसे साफ करने निकला था और खुद इसी में डूब गया। मैंने हिचकिचाते हुए फाइल उठाई। उस पर लिखा था, क्लासिफाइड केस नंबर 302। जैसे ही मैंने इसे खोला, अंदर की तस्वीर देखकर मेरा दिल दहल गया। वो मुनाजिर इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले थे। खून, जुल्म और ऐसे जुराइम जिनका तस्वुर भी रूह को कांपने पर मजबूर करते। अहमद साहब मेरे सामने बैठ गए। उनकी नजरें खला में गुम थी, जैसे वो वही माजी दोबारा जी रहे हों। मैं एक ईमानदार ऑफिसर था। मैंने बड़े बड़े माफिया नेट वर्क्स को तोड़ा। मुझे लगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर मैं गलत था। उन्होंने भारी सांस ली। वो लोग कानून से भी ऊपर थे, और जब मैंने इन्हें ललकारा तो वो तुम्हारे दुश्मन बन गए। मैं साकित बैठा था, हाथों में फाइल कांप रही थी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मगर तुम्हारी थी। वो बोलते गए। हर रोज धमकियां आती थी, गुमनाम खत, कॉल्स। वो तुम्हें अजियत देकर मारना चाहते थे ताकि मैं टूट जाऊं। मुझे तुम्हें छुपाना पड़ता था, दुनिया की नजरों से गायब करना पड़ा। उनकी आवाज टूटने लगी। तुम्हें यतीम खाने में छोड़ना मेरे लिए मौत से भी बदतर था, मगर मैंने ये सोचकर दिल पर पत्थर रखा कि तुम जिंदा हो गए, चाहे हमसे दूर ही क्यों ना हो। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। मेरे अंदर का जख्मी बच्चा चीख रहा था कि ये सब बहाने हैं, ये सब झूठ है। मेरे कान इन बातों को कबूल करने से इनकार कर रहे थे। इसी लम्हे सलमा बेगम की सुसुकियां तेज हो गई। वो अपनी जगह से उठी, लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आई, और इससे पहले कि मैं पीछे हटता, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गिरफ्त में बरसों की तड़प, मोहब्बत और दर्द एक साथ सिमट आया था। तुम नहीं जानते समीर, तुम नहीं जानते मैंने कैसे ये 18 साल गुजारे हैं। हर रात तुम्हारे खाली बिस्तर को देखकर रोती थी। हर दिन खुदा से तुम्हारी जिंदगी मांगती थी। बस यही दुआ करती थी कि मेरा बेटा कहीं जिंदा हो। उनके आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे। उस लम्हे मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत, सब कुछ टूटने लगा। वो माँ जिसे मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा था, आज मुझे सीने से लगाए रो रही थी, और मैं मजीद खुद को रोक ना सका।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं पहली बार बरसों बाद एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन हमारे दरमियान अब भी एक गहरी खाई हायल थी, ऐसी खाई जिसे ना वक्त पाट सका था और ना ही आंसू। मैंने झटके से अपनी माँ के हाथ अपने कंधों से हटाए और एक कदम पीछे हो गया। बस करें, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर आप लोग वाकई मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे इस जहन्नम में न फेंकते। मेरी आवाज कांप रही थी मगर लहजा सख्त था। मैं अब कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। आप अपनी जिंदगी गुजारें और मुझे मेरी खिदमत पर छोड़ दें। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा मगर इस बार मेरे बाप ने लपक कर मेरा हाथ थाम लिया। उनकी गिरफ्त में कोई जबर नहीं था मगर एक अजीब सी मजबूती जरूर थी, जैसे वो इस बार मुझे खोने के लिए तैयार ना हो। ऐसा मत करो बेटा, हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहते थे। जिंदगी? मैंने झटके से कहा। आप डिप्टी कमिश्नर थे, आप कुछ भी कर सकते थे, ट्रांसफर ले लेते, मुल्क छोड़ देते, लेकिन आपने क्या किया? मुझे खुद से जुदा कर दिया, मेरा बचपन छीन लिया, मेरी मासूमियत छीन ली। अब मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर इसी लम्हे मेरी माँ जमीन पर बैठ गई। इनकी चीख दिल में चीर देने वाली थी। अहमद, उसे जाने मत दो, मैं मर जाऊंगी। अगर आज मेरा बेटा चला गया तो मेरी लाश ही इस घर से निकलेगी। इनके अल्फाज मेरे सीने में खंजर की तरह उतर गए। मेरे कदम वही रुक गए। मैंने मुड़कर देखा, वो जमीन पर बैठी बच्चों की तरह बिलक रही थी और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इन 18 सालों में सिर्फ मैं ही नहीं टूटा, वो भी बिखर चुकी थी। अहमद साहब ने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ था मगर अब इनकी आंखों में खौफ नहीं था, वहां एक अज़म था, एक फैसला। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, समीर, तुम मेरी कमजोरी थी, इसलिए मैं डरता रहा, छुपता रहा, समझौता करता रहा, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। इनके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि मैं साकित रह गया। वो आगे बढ़े, फोन उठाया और किसी नंबर पर कॉल मिलाई। मुझे आईजी साहब से बात करवाएं, फौरी। इनकी आवाज में अब वही रौब वापस आ चुका था जो शायद बरसों पहले खो गया था। अगले चंद घंटों में सब कुछ बदल गया। वो फाइलें जो बरसों से दबी हुई थी दोबारा खुल गई। मीडिया को बुलाया गया, कैमरे जल उठे और मेरे बाप ने पहली बार खुलकर सच बयान किया। उन्होंने ये एक सबूत कौम के सामने रख दिया। जमीनों पर कब्जे, सरकारी फंड्स में खर्द-बर्द, जाली पुलिस मुकाबले और वो खौफनाक नेटवर्क जो लोगों को धमकाकर खामोश करवा देता था। यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, लोग सड़कों पर निकल आए। एक ईमानदार ऑफिसर की कहानी जिसने अपने बेटे को दुश्मनों से बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया, लोगों के दिलों को हिला गई। अवाम की ताकत ने वो कर दिखाया जो शायद कानून अकेला ना कर पाता। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोट्स लिया, केस दोबारा खोला गया और वही लोग जो कभी खुद को कानून से बिलातर समझते थे आज अदालत के कटघरे में खड़े थे। वो भागने की कोशिश करते रहे, मुल्क को छोड़ने की तदबीरें बनाते रहे, मगर आखिरकार एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो गए। जब इनकी गिरफ्तारी के वीडियोस टीवी पर चले तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। ये इंतकाम का सुकून नहीं था, ये इंसाफ का सुकून था। अदालत ने तमाम सबूतों की रोशनी में फैसला किया। मुजरिमों को सख्त तरीन सजाएं दी गई, इनकी जायदादें जब्त हो गई और इनके अहदे छीन लिए गए। मगर सबसे बड़ी सजा वो नहीं थी जो अदालत ने दी, बल्कि वो जिल्लत थी जो इन्हें अवाम के सामने उठानी पड़ी। मैं खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। मेरे सामने मेरा बाप था, वही शख्स जिससे मैं नफरत कर रहा था, और वही शख्स आज एक बार फिर सच के लिए लड़ रहा था। मेरे दिल में अब भी जख्म थे, मगर कहीं ना कहीं ये एक एहसास भी जाग रहा था कि शायद कुछ कहानियां सियाह या सफेद नहीं होती, बल्कि इनके बीच में भी एक सच होता है जो बहुत तकलीफदा होता है, मगर फिर भी सच होता है। मेरे सामने सब कुछ बदल चुका था, मगर मेरे अंदर का तूफान अब भी थमा नहीं था। मैं खामोशी से ये कोने में खड़ा था। कैमरों की चमकती रोशनी, लोगों की आवाजें, खबरों की गूंज, सब कुछ मेरे कानों में धुंधला सा महसूस हो रहा था। एक तरफ मेरा बाप था, वो शख्स जिससे मैं नफरत कर रहा था, और दूसरी तरफ वही शख्स अब सच के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। मैंने अपनी मुट्ठी में बंद उस लॉकेट को देखा, वही लॉकेट जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। आज पहली बार मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक आजमाइश थी। वक्त गुजरता गया, केस मजबूत होता गया और आखिरकार इंसाफ ने अपना रास्ता बना लिया। मुजरिमों को सजा मिली,
इनकी ताकत खाक में मिल गई और मेरे माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो गया। मगर इस सब के बावजूद मेरे दिल में जख्म फौरन नहीं भरे। मैं कई दिनों तक किसी घर में रहते हुए भी खुद को अजनबी महसूस करता रहा। ना मैं मुकम्मल तौर पर इन्हें अपना पा रहा था, ना ही मुकम्मल तौर पर खुद को इनसे जुदा कर पा रहा था। एक रात में छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दिल में अजीब सी खामोशी थी। तभी मेरे पीछे हल्के कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, अहमद साहब थे। वो मेरे करीब आकर खामोशी से खड़े हो गए। कुछ देर हम दोनों बगैर कुछ कहे आसमान को देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ समीर, मैंने तुम्हारा बचपन वापस नहीं ला सकता, ना ही वो दर्द मिटा सकता हूँ जो तुमने झेला है, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। एक बाप बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनकर जो अपनी गलती का कुफारा अदा करना चाहता है। इनकी आवाज में कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस सच्चाई थी। मैंने गहरी सांस ली, आंखों में नमी उतर आई। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन शायद आपने मुझे जिंदा भी रखा। वो मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हो। मैंने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, मैं आपको माफ तो नहीं कर सकता अभी, लेकिन शायद मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। ये सुनकर इनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रखा। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते टूटकर भी मुकम्मल खत्म नहीं होते, वो बस वक्त मांगते हैं, सच मांगते हैं और थोड़ी सी हिम्मत। मैंने आसमान की तरफ देखा। आज पहली बार मुझे अपने माजी बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि यह कहानी लग रहा था। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी था, सच भी, और शायद एक नई शुरुआत भी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।